हेलो दोस्तों, तो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो आज हम देखेंगे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी। मीन्स जब मौर्य जो ख़त्म हुए थे तो उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी। तो लास्ट वीडियो में देखा था मौर्य का लास्ट रूलर कौन था, बृहद्रथ। तो उसके आगे की कहानी क्या है अब हम वो देखेंगे। तो करते हैं फिर पोस्ट मौर्यन की कार्रवाई शुरू। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद में क्या हुआ था कि बृहद्रथ हमारा लास्ट रूलर था। तो उसके बाद है ना दो टाइप की डायनेस्टीज बनी थी। एक तो नेटिव डायनेस्टीज बनी थी हमारी, जो कि इंडिया के अंदर के रूलर्स थे, और एक बनी थी हमारी फॉरेन डायनेस्टीज, जो कि बाहर से इंडिया के ऊपर अटैक्स हुए थे, उनकी डायनेस्टीज बनी थी फॉरेन डायनेस्टीज। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कवर करें। एटलीस्ट नेटिव डायनेस्टीज़ को तो आज हम कवर कर ही लेंगे। तो नेटिव डायनेस्टीज़ कौन कौन सी? शुंगा डायनेस्टी, कनवास, सतवाहनास और छेदी डायनेस्टी। फॉरेन डायनेस्टीज़ थी इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियंस और कुशान्स। अब ये मैप है हमारा। इस मैप के अंदर हमने ये मैप अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर, ऑल डायनेस्टीज़ वाली जो क्लास थी ना, उसके अंदर ये वाला मैप हमने बनाया था। तो इसके अंदर हमने सारी डायनेस्टीज, जैसे शुंगा यहाँ पे मगध वाले एरिया के अंदर ये शुंगास थे, शुंगा एम्पायर, और कानवास भी यहीं पे थे। कुशान कौन से थे? ये अपने वेस्ट वाले पार्ट के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट पे कुशान, शाकास और पार्थियंस थे। कलिंग डायनेस्टी थी, ये छेदी डायनेस्टी को, कलिंग के अंदर ही छेदी डायनेस्टी थी। तो छेदी डायनेस्टी जो है ना, ये कलिंग से रिलेटेड है। तो ये कलिंग यहाँ पे थे, सतवाहनास ये यहाँ पे थे। तो ये सारी है ना, इनका मैप पे लोकेशन यहाँ पे है। ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए आप हमारी वो पहली वाली वीडियो भी देखना, उसके अंदर भी बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है कौन सी डायनेस्टी कहाँ थी। तो हम एक एक करके डायनेस्टीज को उठाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी शुंगा डायनेस्टी के साथ। तो शुंगा डायनेस्टी कब बनी थी? 185 BC के अंदर। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बनता है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? तो इसका आंसर आएगा पुष्यमित्र शुंगा। अब पुष्यमित्र शुंगा कौन था? एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ था। लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मौर्य का लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की आर्मी के अंदर ये कमांडर इन चीफ था, ब्राह्मण था ये एक। तो इसने पुष्यमित्र शुंगा ने बनाई थी हमारी शुंगा डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु फॉर्म्ड दैट शुंगा डायनेस्टी? तो इसका आंसर आएगा पुष्यमित्र शुंगा। तो शुंग डायनेस्टी थी, उसकी कैपिटल कौन सी थी? विदिशा। विदिशा कहाँ पड़ता है? हमारा मध्य प्रदेश के अंदर। तो विदिशा के अंदर इसकी शुंगा की कैपिटल थी विदिशा, मध्य प्रदेश के अंदर। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज क्रेडिटेड फॉर रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन एंड संस्कृत? तो मतलब वेदास को रिवाइव करने के लिए किसका क्रेडिट मिलता है? इसी पुष्यमित्र शुंगा को मिलता है। और भागवत रिलीजन था बेसिकली जो फेमस था उस टाइम पे, भागवत रिलीजन। तो पुष्यमित्र सिंह को वैदिक रिलीजन या फिर भागवत रिलीजन या संस्कृत के रिवाइवल के लिए बहुत क्रेडिट दिया जाता है। मतलब इसी की वजह से ही ये चीज़ें रिवाइव हुई थी। क्योंकि इससे पहले हम देखेंगे अगर हम देखें तो इससे पहले मोस्टली जो इतना भी टाइम था वो सारा बुद्धा और जैन, सारे रूलर्स बुद्धिस्ट और जैन रूलर थे हमारे मेन जितने भी रूलर्स चल रहे थे। तो एक तरह से वैदिक कल्चर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। तो इसने उसको रिवाइव किया था। इसीलिए वैदिक कल्चर को या वैदिक रिलीजन को रिवाइव करने के लिए पुष्यमित्र शुंगा को क्रेडिट दिया जाता है। अब ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है कि ये ना बहुत, मतलब बुद्धिज़्म के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा था। इसने बहुत सारे स्तूपास वगैरह ये सब भी तुड़वा दिए थे। पर कुछ ऐसे भी फैक्ट मिलते हैं हमें बहुत सारे, जिसके अंदर इसने बहुत सारे स्तूपास बनवाए थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन टाइप है, बट मतलब ऐसा माना जाता है सिर्फ कि वो बुद्धिज़्म के अगेंस्ट था और बिल्कुल वैदिक कल्चर का फॉलोअर था, मतलब भागवत रिलीजन का फॉलोअर था। बट ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मिले हैं जिससे ये बात गलत सिद्ध होती है। तो वो कौन कौन सा फैक्ट है? उनमें से एक ये फैक्ट है कि देखो, बरहूत स्तूपा था जो अशोक ने शुरू करवाया था। तो उसको कंप्लीट किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंगा ने। तो तो क्वेश्चन आएगा कि हु कंप्लीटेड द बरहूत स्तूपा स्टडीड बाय अशोका? तो इसका आंसर लगेगा हमारा पुष्यमित्र शुंगा। और बरहूत स्तूपा के बारे में हमने अशोक या फिर मौर्यंस के अंदर हमने कवर किया था बरहूत स्तूपा। तो अब अगला क्वेश्चन बनता है कि हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा रेलिंग? अब सांची स्तूपा भी बुद्धिज्म से रिलेटेड था। तो सांची स्तूपा जो था, इसकी जो रेलिंग थी हमारी, उसको किसने दोबारा बनवाया था? तो पुष्यमित्र शुंगा ने उसको बनवाया था। पहले लकड़ी की थी, उसको स्टोन की रेलिंग बनवाई थी हमारी सांची स्तूपा की। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु रिकंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा रेलिंग? तो पुष्यमित्र शुंगा ने। तो अब एक और यहाँ से ना स्तूपास के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं, जो हमने पिछली क्लास में जब स्तूपास पढ़े जब नहीं जानी थी। तो वो क्या है कि जो रेलिंग होती है ना स्तूपा की, उसको बोलते हैं वेदिका।
और जो उसका गेट होता है ना उसको बोलते हैं तोरण। तो स्तूप जो होते हैं ना, बेसिकली स्तूपास कैसे होते हैं, स्तूपास हमारे होते हैं ऐसे डोम टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से ऊपर मीना ऐसे स्ट्रक्चर होता है, डोम टाइप का स्तूपा का स्ट्रक्चर, उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। तो इसके हर पार्ट का एक अलग अलग नाम होता है इसके स्तूपा के। बट इनके अंदर जो मेन मुझे लगे कि तो रेलिंग वाला आ सकता है, क्योंकि रेलिंग को पुष्यमित्र शुंगा ने दोबारा बनवाया था, तो रेलिंग को बोलते हैं इसकी वेदिका। तो ये जो रेलिंग वाला पार्ट हो गया अपना, जैसे ये जो बाहर वाला रेलिंग वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम वेदिका। इसका जो गेट होता है उसको बोलते हैं तोरण। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये कवर किए हैं। तो अब एक और क्वेश्चन पुष्यमित्र शुंगा से बनता है ये क्वेश्चन की पतंजलि से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। तो क्या क्वेश्चन है कि हु वॉज द पुरोहित, या फिर बोलेंगे प्रीस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंगा हु परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यजन्स। यजन्स मीन्स यज्ञ, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंगा ने 2। तो उनका प्रीस्ट कौन था हमारा, पतंजलि उनका प्रीस्ट था। तो पतंजलि के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब अश्वमेध यज्ञ क्या हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ बेसिकली मोस्टली राजा करवाते थे अपना वर्चस्व या अपनी पावर को दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते। तो पुष्यमित्र शुंगा ने 2 करवाए थे, और उन दोनों के अंदर जो करवाने वाला पुरोहित या प्रीस्ट था वो था पतंजलि। तो इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किसका पुरोहित था, तो इसका आंसर भी चल जाएगा पुष्यमित्र शुंगा का पुरोहित था हमारा पतंजलि। तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे ऐसे। अब पतंजलि के बारे में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ग्रामर बुक ऑफ संस्कृत वॉज रिटन बाय पतंजलि। पतंजलि ने एक बुक लिखी थी संस्कृत ग्रामर के ऊपर जिसका नाम था महाभाष्य। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बुक भी थी। तो संस्कृत ग्रामर बुक लिखने वाला कौन था, पतंजलि, और उस बुक का नाम क्या था, महाभाष्य। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो पतंजलि से रिलेटेड एक और फैक्ट है, ये कहाँ पे, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसका जन्म हुआ था गोनाड के अंदर, जो कि सेंट्रल इंडिया वाले एरिया के अंदर पड़ता है। तो गोनाड के अंदर पतंजलि का जन्म हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इसका जन्म कहाँ हुआ था पतंजलि का, बट मेंशन्ड एलुसेंट में तो हम यहाँ कवर कर लेते हैं। तो गोनाड के अंदर पतंजलि का जन्म हुआ था, जिसने महाभाष्य नामक बुक लिखी थी, जो कि संस्कृत की एक ग्रामर बुक है। और ये पतंजलि पुरोहित था पुष्यमित्र शुंगा का। और पुष्यमित्र शुंगा ने कितने 2 अश्वमेध युग करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो अब इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है शुंगा डायनेस्टी के अगले रूलर से। तो जो पुष्यमित्र शुंगा था उसका सन था हमारा अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के बारे में क्या क्वेश्चन आता है, कालिदास का एक प्ले है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र एक प्ले है, उसका जो मेन लीड था ना, या फिर बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट या फिर हीरो कौन था उसका, वो अग्निमित्र, जो कि सन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा था। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से, जैसे ये मालविका अग्निमित्र प्ले किसने लिखा, कालिदास ने लिखा था। इसको हम मतलब थोड़ा डिटेल के अंदर अच्छे से गुप्ता पीरियड के अंदर भी पढ़ेंगे, क्योंकि कालिदास गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता था, वहाँ पे भी इसको देखेंगे। पर ये शुंगा से रिलेटेड भी है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे भी इसको हमने कवर कर लिया। तो अब इसके बाद हमारा अगला बनता है कि एक ग्रीक का किंग था जिसका नाम था एंटियाकिडास। उसने शुंगा के टाइम पे शुंगा का एक रूलर था भागभद्रा। इसके कोर्ट के अंदर है ना हेलियोडोरस नाम के एक एम्बेसडर को भेजा था। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ग्रीक किंग एंटियाकिडास सेंड हेलियोडोरस एज एम्बेसडर टू विच शुंगा रूलर कोर्ट। तो आएगा भागभद्रा, या फिर उल्टा भी आ सकता है कि भागभद्रा के कोर्ट में ग्रीक किंग ने किस एम्बेसडर को भेजा। तो उसका भी आंसर हम क्या लगाएंगे, हेलियोडोरस। तो वैसे एम्बेसडर बहुत आते होंगे, पर ये हेलियोडोरस क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हेलियोडोरस एक्सेप्टेड विच रिलीजन, मतलब ये क्वेश्चन आता तो इसने भागवत रिलीजन को अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था बेसिकली। तो इसने भागवत धर्म को अपनाया था। और इस चीज़ को है ना, इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए बोले तो इस चीज़ को मार्क करने के लिए उसने क्या बनवाया था, एक है ना विदिशा क्या थी हमारी, इनकी कैपिटल थी विदिशा हमारी शुंगा डायनेस्टी की। तो विदिशा के अंदर ना एक हेलियोडोरस पिलर नाम से स्थापना की गई थी, ठीक है। और गरुड़ ध्वज भी उस पिलर को बोला जाता है। तो क्वेश्चन आएगा विच पिलर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हेलियोडोरस इन विदिशा टू मार्क हिज एक्सेप्टेंस ऑफ भागवत रिलीजन। तो इसका आंसर लगाना है हमें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। तो उसका आंसर होगा गरुड़ ध्वज या फिर हेलियोडोरस पिलर।
तो अब यहाँ ये गरुड़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, गरुड़ क्यों है इसका नाम, ध्यान रखने के लिए, इस चीज़ को याद रखने के लिए एक चीज़ कि जो लॉर्ड विष्णु थे ना, उनकी सवारी गरुड़ हुआ करती थी। और गरुड़ और लॉर्ड विष्णु भागवत, कृष्ण जी विष्णु के ये एक अवतार थे, तो भागवत क्या है हमारा, भागवत रिलीजन लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हेलियोडोरस पिलर या फिर गरुड़ ध्वज, ये हेलियोडोरस ने बनवाया था विदिशा के अंदर, जो कि शुंगास की कैपिटल थी हमारी। तो ये हमारे मेन शुंगास के 3 रूलर थे, इनके बारे में हमने अब जाना। शुंगा की आर्ट के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने काफ़ी सारे स्तूपास बनवाए थे, स्तूपास ऑफ बाजा बनवाए थे जो कि पूना के अंदर है। अमरावती स्तूपास भी बनवाए थे इन्होंने। नासिक चैत्य भी इन्होंने बनवाई थी। चैत्य बेसिकली क्या होते हैं हमारे, चैत्य होते हैं हमारे वर्शिप हॉल्स। चैत्य होते हैं हमारे वर्शिप, पूजा करने के लिए बड़े बड़े जो हॉल बनवाते हैं उनको बोलते हैं चैत्यास। तो ये है वर्शिप हॉल्स हमारे। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें ही बनवाई थी। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे स्तूपा ऑफ बाजा किसने बनवाया था, या फिर अमरावती स्तूपा किसने बनवाया था। तो ये शुंगास ने बनवाया था, एग्जैक्ट रूलर नहीं पता, बट इन शुंगास के टाइम की हैं ये सारे के सारे। तो अपना लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी क्या बनता है हमारा, लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी इज देवभूति। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लास्ट रूलर और फर्स्ट रूलर हर किसी का पता होना चाहिए। तो शुंगा का लास्ट रूलर था हमारा देवभूति। ऐसे आएगा नहीं इससे क्वेश्चन, बट फिर भी लास्ट रूलर या फर्स्ट रूलर तो हमें पता रहना चाहिए। तो इसके बाद हमारा आता है कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी भी हमारा उस मगध वाले एरिया के अंदर ही शुरुआत, ऊपर हमने मैप के अंदर देखा था। तो हु इज़ फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी, वासुदेव। ठीक है, वासुदेव की कौन था, मिनिस्टर ऑफ देवभूति एंड किल्ड देवभूति। इस देवभूति का मिनिस्टर था, इसको मार के वासुदेव ने कन्वा डायनेस्टी की फॉर्मेशन की थी। कन्वा डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप देखो ना, बहुत छोटा था, 73 BC 28 BC, ऑलमोस्ट 50 साल भी शायद पूरे नहीं थे इनके। तो इनका लास्ट रूलर कौन सा था हमारा, सुशर्मा। बस कन्वा डायनेस्टी से इतना ही आएगा, इन दो के ऊपर ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो ये डायनेस्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट डायनेस्टी क्या बनती है हमारी, सतवाहनास। तो इनका रूल कब था, 60 BC से लेकर 2 to 5 BC तक। इनका काफ़ी लंबा रूल चला था। ये BC नहीं होगा एक्चुअल में, ये होना चाहिए हमारा AD। यहाँ पे आएगा अपना AD तक। तो इनका काफ़ी लंबा रूल चला था। तो सतवाहनास इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे। तो सतवाहनास हमारे क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने सतवाहनास वर सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस इन सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन। तो क्वेश्चन आएगा हु वर सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस इन सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन। तो इसका आंसर हमें लगाना है सतवाहनास। तो अब जब अशोक मरा था ना, तो छोटी छोटी बहुत सारी डायनेस्टीज बनी, जैसे छिदी डायनेस्टी बनी थी, सतवाहनास हमारे डेक्कन के अंदर आ गए थे, और उधर शुंगा डायनेस्टी बनी थी। और इस साइड है ना फॉरेन इन्वेजन होने लगा था हमारे इंडिया के वेस्ट साइड के ऊपर। इस वाले मैप के अंदर आप देखो, वेस्ट साइड के अंदर ये सब फॉरेन से, जैसे पार्थियन, शाकास, कुषाण से, सब फॉरेन से आने लग गए थे, और इस साइड भी छोटी छोटी डायनेस्टीज बनने लग गई थी। तो ये हमने अपनी जो एक पहली वीडियो थी सीरीज़ की, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया है कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ पे आई थी। तो अब हम पढ़ते हैं सतवाहनास के बारे में थोड़ा सा। तो सतवाहनास के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, इन पुराण सतवाहनास आर कॉल्ड आंध्रास। ठीक है, तो पुराण के अंदर सतवाहनास को किस नाम से बोला गया, आंध्रा से, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश और मेन महाराष्ट्र के रीजन से मेन की किंगडम थी। मेन तो इनके वैसे जितने भी एविडेंस स्टार्टिंग के मिले वो महाराष्ट्र से ही मिले इनके, बट फिर भी इनको पुराण के अंदर आंध्रास ही बोला गया है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट सतवाहनास फैमिली लाइन इज़ फाउंड इन विच पुराण। तो किस पुराण के अंदर इनकी फैमिली लाइन, मतलब किसके बाद कौन आया, इनकी वंशावली बेसिकली, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है फैमिली लाइन की, मत्स्य पुराण से मिलती है। और मत्स्य पुराण के बारे में एक और फैक्ट है, ये शायद ये पेपर में आ भी सकता है, शायद आया भी हुआ है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट पुराण। तो ओल्डेस्ट पुराण भी हमारा कौन सा है, मत्स्य पुराण। इस चीज़ को भी यहीं कवर कर लेते हैं हम। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट सतवाहनास फैमिली लाइन इज़ फाउंड इन विच पुराण, मत्स्य पुराण। और ये मत्स्य पुराण हमारा ओल्डेस्ट पुराण है। तो अब एक चीज़ है कि सतवाहनास की कैपिटल क्या थी। सतवाहनास की हमारी कैपिटल थी प्रतिशतना। ठीक है, प्रतिशतना नाम की जगह इनकी कैपिटल थी, जिसको हम पाइथन भी बोल देते हैं, और ये थी महाराष्ट्र के अंदर। तो प्रतिशताना इनकी कैपिटल थी महाराष्ट्र के अंदर, सतवाहनास की। अब सतवाहना का फाउंडर कौन था, पहला रूलर कौन था इनका, सिमुका इनका पहला रूलर था, सिमुका। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी।
और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनास? प्राकृत इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब इनसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स? ब्राह्मणों को लैंड डोनेट करने का की प्रैक्टिस किसने शुरू करी थी? सतकर्णी वन, ये इन्हीं का एक रूलर था सतवाहनास का। इन्हें बुद्धास को भी, वैसे बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे ना उन लोगों को भी दिया करते थे वैसे तो ये लैंड, ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इनको भी दिया करते थे ये लैंड। तो लैंड दान में देने की ब्राह्मण्स को जो एक हमारी प्रैक्टिस है या फिर एक कल्चर है, वो सतकर्णी वन नामक रूलर था इन्हीं का ही, सतवाहनास का, उसने ये शुरू किया था, थर्ड रूलर था बेसिकली। तो ये फैक्ट भी हमें एक ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये कहा भी जाता है कि सतवाहनास के डिक्लाइन का वन ऑफ द रीज़न यही था कि उन्होंने बहुत सारी लैंड डोनेट कर दी थी, तो उनकी खुद है ना वो लोग बहुत वीक हो गए थे क्योंकि उनके हाथ में बहुत कम लैंड रह गई थी। ये भी इनका एक डाउनफॉल का रीज़न बताया जाता है। तो इससे हमें ध्यान रखने में आसानी होगी कि सतवाहनास की डाउनफॉल का रीज़न क्या था, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट, इनको लैंड डोनेट करने की प्रैक्टिस इन्होंने ही शुरू करी थी। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा है हमारा सतवाहनास का? गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। ये 106 से 130 AD तक था ये। तो ग्रेटेस्ट रूलर कौन है इनका? सतवाहना, 23rd रूलर था। इसके बीच में बहुत सारे रूलर आए बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब किस इंस्क्रिप्शन से गौतमी पुत्र सतकर्णी की इन्फॉर्मेशन मिलती है? नासिक इंस्क्रिप्शन से। नासिक इंस्क्रिप्शन है उससे हमें गौतमी पुत्र सतकर्णी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर ही वॉज कॉल्ड वट? तो इन नासिक इंस्क्रिप्शन ही वॉज कॉल्ड द ओनली ब्राह्मीण, द यूनिक ब्राह्मीण एंड द हार्बिंजर ऑफ वेदास। हार्बिंजर मीन्स फॉरनर, जिसने उनको आगे बढ़ाया वेदास को, तो इसको बोला जाता है हार्बिंजर ऑफ वेदास या फिर यूनिक ब्राह्मीण या द ओनली ब्राह्मीण। अब ब्राह्मीण हमारे इससे पहले और जो डायनेस्टीज थी ना हमारी, देखना ब्राह्मीण इसके अंदर भी थे हमारे, शुंगा डायनेस्टी के अंदर भी ब्राह्मीण थे। ठीक है, तो अब यहाँ से एक फैक्ट है, ये पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा को बोला जाता है हमारा रिवाइवर ऑफ, ठीक है, हु इज क्रेडिटेड फॉर रिवाइवल ऑफ, या फिर इसको बोला जाता है रिवाइवर ऑफ वैदिक कल्चर या वेदास, हमारा पुष्यमित्र शुंगा को। और हमारे यहाँ पे जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है उसको बोला जाता है हार्बिंजर ऑफ वेदास, या फिर जो उनको आगे बढ़ाने का काम किसने किया वेदास को, वो किया था हमारा गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो डिफरेंस बिटवीन पुष्यमित्र शुंगा और हमारा जो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या है, पुष्यमित्र था रिवाइवर ऑफ वेदास और वैदिक कल्चर, और ये है हार्बिंजर ऑफ वेदास। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके ऊपर काफ़ी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, तो कौन सा टाइटल किसको मिला है, एक कौन सा क्रेडिट किसको मिला है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इसने क्या किया था, इसने है ना सतवाहनास को रिवाइव, सतवाहनास एक टाइम पे बहुत वीक हो गए थे, तो इसने ही रिवाइव्ड सतवाहनास बाय डिफीटिंग विच रूलर? तो नाहपन नाम का एक रूलर था, शाकाज का रूलर था वो, शाकाज को क्षत्रप भी बोला जाता था, शाका ऑफ नासिक। अब इनकी कई ब्रांच थी हमारी, जो शाकाज थे ना, आगे हम भी पढ़ेंगे, शाकाज की बेसिकली 5 ब्रांच थी, उनमें से एक ब्रांच थी नासिक ब्रांच। तो नासिक में जो सतवाहनास थे वो रूलर था नाहपन, उसको हराया था इसने, जिसकी वजह से सतवाहना का वर्चस्व या फिर वो फिर से और स्ट्रांग हो गए थे, वरना ये बहुत वीक होने लग गए थे हमारे सतवाहनास। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और नासिक के अंदर इसको हराया था, इसीलिए भी इसका सारे एविडेंस नासिक के अंदर, ऊपर भी आप देखोगे थोड़ा रिलेट करके या फिर थोड़ा लॉजिक लगा के समझना, नासिक इंस्क्रिप्शन से इसकी जानकारी मिलती है, और नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर इसके टाइटल्स भी मिलते हैं, इसको क्या क्या कहा जाता था। और शाकाज का जो नासिक का रूलर था ना, शाकाज ऑफ नासिक का जो रूलर था नापना, उसी को इसने हराया था। तो अपना अगला क्वेश्चन बनता है, हु मैरिड डॉटर ऑफ शाका रूलर रुद्रदमन? शाका का एक रूलर हुआ करता था, तो शाकाज और ये जो हमारे थे क्या बोलते हैं सतवाहनास, ये कंटेम्प्रेरी थे थोड़े थोड़े, इनका टाइम ओवरलैप करता था काफ़ी बार। ये पहली वीडियो जो हमारी थी हिस्ट्री की, उसके अंदर काफ़ी अच्छे से समझाया, उस वीडियो को एक बार देखना। तो इसने है ना जो रुद्रदमन था ना, जो शाका का रूलर था, उसकी बेटी से उसने शादी करी थी, उसके बावजूद रुद्रदमन ने इसको 2 बार हराया था। ठीक है, तो वो कौन सा रूलर था इनका सतवाहनास का, वो कौन सा रूलर था, वो था हमारा वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ये रूलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि रुद्रदमन से रिलेटेड और रुद्रदमन शाकाज का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है,
तो रुद्रदमन से रिलेटेड है, इसलिए शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि रुद्रदमन मैरिड हिज डॉटर टू विच शाका रूलर, टू विच सतवाहना रूलर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी, और इसको 2 बार हराया भी था। ये हम इसके बारे में रुद्रदमन के अंदर भी जब हम पढ़ेंगे अभी अगले टॉपिक में शाकाज में, तो भी वहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सतवाहनास, तो इसका आंसर होगा हमारा पुलामावी IV। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी फर्स्ट और लास्ट रूलर हम देखते जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब थोड़े और फैक्ट देखते हैं इनके बारे में, सतवाहनास के बारे में। तो सतवाहनास ने अपने जो इतने कॉइन्स इशू करते थे ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन किसके अंदर किए थे, लेड कॉइन्स। ठीक है, तो विच कॉइन्स वर इशूड बाय सतवाहनास इन मोस्ट नंबर, या फिर मैक्सिमम नंबर आएगा हमारा। तो लेड के अंदर इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए थे, इसका ध्यान रखना। बाकी सिल्वर के अंदर भी किए थे और 1-2 टाइप के कॉइन थे, बट मेजोरिटी ऑफ कॉइन्स इनके लेड कॉइन्स थे। तो क्वेश्चन इसी से बनने का चांस है हमारा। लेड कॉइन्स हमारे सिर्फ इन्होंने सतवाहनास के अंदर ही मिलेंगे आपको लेड कॉइन्स, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो विच आर्ट फॉर्म वॉज डेवलप्ड बाय सतवाहनास, अमरावती आर्ट फॉर्म। अमरावती आर्ट फॉर्म सतवाहनास के टाइम पे बनी थी, तो इसका ध्यान रखना, सतवाहनास ने अमरावती आर्ट फॉर्म को डेवलप किया था। अब एक क्वेश्चन आता है विच रूलर्स वर कॉल्ड दक्षिण पंथ। दक्षिण पंथ किन रूलर्स को बोला जाता है, सतवाहनास को ही दक्षिण पंथ बोला जाता था, क्योंकि दक्षिण पंथ में दक्षिण मीन साउथ, तो दक्षिण पंथ इन्हीं को बोला जाता सतवाहनास को, क्योंकि ये किंगडम थी ना, ब्रिज थी साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में, इसलिए इनको दक्षिण पंथ बोला जाता है सतवाहनास को। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अब इन्होंने बहुत सारे चैत्यास बनवाए थे, ठीक है, जैसे वर्शिप हॉल हो गए, विहारास बनवाए थे, जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, रॉक्स के कट करवा के बनवाए थे, मेनली नॉर्थ वेस्टर्न और डेक्कन के, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र के अंदर। तो अब ये इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, कोई स्पेसिफिक हमारे पास नाम नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच रूलर्स कंस्ट्रक्टेड मैनी चैत्यास एंड विहारास इन नॉर्थ वेस्ट डेक्कन और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हमें लगाना पड़ेगा सतवाहनास। तो यहाँ पे हमें ये वाला बस इसीलिए ही हमने देखा है कि सतवाहनास के टाइम पे ये सारी चीज़ें बनी थी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सतवाहनास से रिलेटेड कि स्तूपा इन्होंने बनवाए थे बहुत सारे एलोरा के आसपास। ठीक है, अजंता एलोरा केव होती थी ना अपनी, जो अपने फेमस केव है अजंता एलोरा, उनके बारे में भी हम एक पढ़ेंगे अजंता एलोरा केव्स के बारे में भी। तो एलोरा एरिया के आसपास इन्होंने बहुत सारे स्तूपास ही बनवाए थे। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट मैंशनड हैं, तो यहाँ पे मैंने उनको कवर किया। ठीक है, और अपनी अगली डायनेस्टी बनती है छेदी डायनेस्टी। अब छेदी डायनेस्टी कलिंग के अंदर एग्जिस्ट करती थी, कलिंग के अंदर 1st सेंचुरी BC के अंदर। तो इस मैप में देखेंगे तो ये रहा कलिंग, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमारी छेदी डायनेस्टी थी। तो छेदी डायनेस्टी थी हमारी कलिंग के अंदर उड़ीसा में। इनकी कैपिटल क्या थी, तोशाली। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कलिंग की कैपिटल थी तोशाली। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। तो छेदी डायनेस्टी रोज इन कलिंग आफ्टर डेथ ऑफ अशोका। वैसे तो अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, बट अशोक की डेथ के बाद कलिंग के अंदर छेदी डायनेस्टी फिर से राइज हुई थी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है खारवेल। खारवेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ छेदी डायनेस्टी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अब खारवेल किस धर्म में बिलीव करता था, खारवेल वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म धर्म में बिलीव करता था। अब इसका हमें प्रूफ कहाँ से मिलता है, देखो खारवेल ने है ना बहुत सारी गुफाएं बनाई थी उदयगिरी हिल, भुवनेश्वर के पास उदयगिरी हिल्स हैं, वहाँ पे ना एक गुफा बनवाई थी, कई सारी गुफाज बनवाई थी जिनके अंदर जैन मॉन्क्स रहते थे। जैन मॉन्क्स के रहने के लिए ही वो सारी गुफाएं बनवाई गई थी। तो इससे भी पता चलता है कि ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। तो क्वेश्चन क्या आएगा, वेयर डिड खारवेला कंस्ट्रक्टेड केव्स विच वर रेजिडेंस ऑफ जैन मॉन्क्स। तो उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब एक है खारवेल जो है ना, खारवेल या फिर छेदी डायनेस्टी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन नियर भुवनेश्वर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद कई बार भी पूछा भी जा चुका है। तो ये इतना फेमस रूलर नहीं है ना खारवेल और छेदी डायनेस्टी, तो इसका कम ध्यान रहता है, इसीलिए ना थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। इससे क्वेश्चन आता है कि खारवेल या फिर छेदी डायनेस्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन किस इंस्क्रिप्शन से मिलता है, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। एक बार बाद में जब ये सारी डायनेस्टीज़ वगैरह पूरी हो जाएंगी तो इंस्क्रिप्शन वगैरह किससे किसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर टाइटल कौन सा किस किंग राजा को मिला था, इसके ऊपर एक कंपाइलेशन टाइप की वीडियो बना देंगे, मतलब एक कंपाइल्ड नोट्स और वीडियो बना के देने की कोशिश करेंगे आपको। पर अभी के लिए यहाँ पे जानो कि खारवेल
के जो खारवेल की जानकारी हमें मिलती है हाथीगुम्पा इंस्क्रिप्शन से, जो कि नियर भुवनेश्वर है। न्यू भुवनेश्वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा नियर भुवनेश्वर। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये तो हमारी सारी डायनेस्टीज़ हो गई जो कि हमारी नेटिव डायनेस्टीज़ थी। हमारी डायनेस्टीज़ दो पार्ट में थी ना यहाँ पे, नेटिव डायनेस्टीज़ और फॉरेन डायनेस्टीज़। तो अभी हमने ये देखा सारी नेटिव डायनेस्टीज़ के बारे में। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फॉरेन डायनेस्टीज़ के बारे में, जैसे इंडो ग्रीक के बारे में देखेंगे, शाकास, पार्थियंस और कुशान्स के बारे में। तो इनका ये वाला है। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे अपनी फॉरेन डायनेस्टीज़ के साथ।